हेलो गाइस, मैं हूं सैयद उमान और मैं हूँ यासिर इम्तियाज़। तो आज हम हाजिर हुए हैं रिव्यूज़ के साथ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिव्यूज़ देंगे लोगों के कमेंट्स के बारे में कि हम उनसे कितना एग्री करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले हम वीडियो की जानिब चलें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम रिव्यूज़ देंगे, तो नुमान की तरफ चलते हैं। नुमान, आप हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं? मैं हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इसकी मेन रीज़न ये है कि वो इस आवाम के लिए वो कुछ करना चाह रहे हैं जो पिछली गवर्नमेंट नहीं कर सकी। जैसा कि बेसिक नीड्स आवाम की पूरी करना चाह रहे हैं, वो उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत आवाम को 1.5 करोड़ ख़ानदानों को इमदाद की उनकी, और सेहत कार्ड इशू किए जो कि कहने में वो कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक वो पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो ये बेसिक नीड्स तो इंसान के यही हैं, सेहत हो गया, एजुकेशन हो गया, खुराक हो गई। तो वो उन्होंने इस तरह माफिया पर भी हाथ डाला है। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि इसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट नज़र आएंगे। हुकूमत वो स्टेप्स कर रही है, वो स्टेप्स ले रही है, वो काम कर रही है जो कि लॉन्ग टर्म है, जो कि पुरानी हुकूमतें नहीं लेती नहीं। शायद इस वजह से कि 5 साल उनके पास टाइम होता है, पीरियड होता है। इस हुकूमत ने इस 5 साल को नहीं सोचा। इस हुकूमत ने लोगों की ग्रोथ को, इस मुल्क की ग्रोथ को देखा, इस मुल्क को देखा। मेरे से अगर पूछें नुमान, आप सच पूछें किसी भी हुकूमत के बारे में, तो मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस को 5 चीज़ों पर जज करता हूँ। सबसे पहली बात है इकोनॉमी, दूसरी बात है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्या कर रही है, तीसरी बात गवर्नेंस, फिर उसके बाद चौथी बात मैं ये देखूंगा कि फॉरेन रिलेशंस के बारे में हुकूमत क्या कर रही है, फिर पांचवी बात इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह की डेवलपमेंट में हुकूमत का क्या रोल है। सबसे पहले अगर हम इस हुकूमत की इकोनॉमी के बारे में बात करें, इकोनॉमी के लिए क्या किया है, तो आप देखें $8 बिलियन की पाकिस्तान में सिर्फ फूड आइटम्स की इम्पोर्ट है। ये हुकूमत $8 बिलियन की, सबसे पहले इसका टारगेट ये है कि $8 बिलियन की इम्पोर्ट को कम, जितना हो सके कम से कम किया जाए। गंदम की इम्पोर्ट 60%, दालें, घी सब इम्पोर्ट करते हैं। ये हुकूमत चाह रही है कि इनकी इम्पोर्ट्स कम की जाए, जिसकी वजह से महंगाई होती है, जिसकी वजह से रेट ऊपर चले जाते हैं। ये चाह रही है कि इन चीज़ों की इम्पोर्ट कम की जाए। ऑलिव ऑयल जो कि, या पाम ऑयल, या और दूसरे जितने ऑयल हैं, ये हुकूमत चाह रही है कि नेक्स्ट 7-6 ईयर्स में पाकिस्तान इन चीज़ों का एक्सपोर्टर बने, ना कि इम्पोर्टर बने। आप पान, आप दालें, इसके अलावा आप पत्ती चाय की, इसके अलावा आप कॉफ़ी, आप इसके अलावा जो कुछ है, ये सारा कुछ बेसिक नीड्स हैं, वो सारी की सारी इंपोर्ट की करते हैं पाकिस्तान, जो कि हमारे यहाँ उगाया के जाता है। किन्नू उगा लिया, केला उगा लिया, सेब उगा लिया, ज़्यादा गंदम निकलेगा, कोई चावल उगा लेगा। लेकिन ये हुकूमत आई है, जो चीज़ भी आपको इम्पोर्ट मिलती है वो चीज़ आप यहाँ पर उगाएं। हुकूमत की कोशिश है कि वो यहाँ पर उगाएं। ये इसके सबसे बड़ा एक्सपोर्ट के बारे में। दूसरा, फैसलाबाद में देखें आप, कितनी बड़ी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशन के तौर पर आ रहा है। एग्रीकल्चर के साथ अभी CPEC के अंदर हुकूमत ने पहली दफ़ा हुआ है कि इस हुकूमत ने एग्रीकल्चर को चाइना के साथ CPEC के अंदर शामिल कर लिया है, कि आज तक नहीं हुआ था। तो चाइना से आने वाली नई इंडस्ट्री, नई मशीनरी जो आ रही है, तरह तरह की मशीनरी, जो कि एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगी यहाँ पर एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर। इसके अलावा एग्रीकल्चर की हमारी ग्रोथ, रिलीफ देना एग्रीकल्चर को, देखा जाए तो ये हाईएस्ट पे गई हैं हमारी एक्सपोर्ट्स अभी हमारी इम्प्रूव हो रही हैं। वो और बात है कि कोरोना के अंदर $28 बिलियन पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो 2019 के अंदर थी, और नून लीग की गवर्नमेंट में $25 बिलियन पे थी। तो जहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट $25 बिलियन पे छोड़ गई, कोरोना की वजह से $23 बिलियन पे एक्सपोर्ट आ गई। तो अब दोबारा रिवाइव करके कोरोना के बाद जैसे जैसे मार्केट ओपन हो रही है, 25 बिलियन पर अब पहुंची है, अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है। वरना इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो होती वो $32 बिलियन तक होती, 32 तक होती। तो एक्सपोर्ट कुछ हमारी कोरोना की वजह से बैड लग रही, जिसकी वजह से ऐसे हुआ। जो वेंटिलेटर्स जो कभी भी किसी भी दौर हुकूमत में हमने देखा होगा, ये इंसान की बेसिक नीड है। जब कोरोना आया तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त हमें अबाउट 2000 के करीब या इससे भी अबव हमने वेंटिलेटर्स की, बिल्कुल। IT सेक्टर की तरफ हुकूमत बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, IT को इम्प्रूव करे अपनी। टूरिज्म की बात करें हम, टूरिज्म से पाकिस्तान में पैसा, ये मेजर 3-4 बहुत बड़ी जो होती हैं एक्सपोर्ट की या डॉलर इन करने की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिस पे गवर्नमेंट पूरी तरह फोकस कर रही है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम दूसरी तरफ बात करें अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की, जैसे नुमान ने अभी बात की ह्यूमन डेवलपमेंट की, 1.5 करोड़ ख़ानदानों को हुकूमत ने अभी एहसास प्रोग्राम के तहत 7 लाख
तक इलाज करने की फैसिलिटी दी है। अभी इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट, अभी जैसे नुमान बता रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट है कि पूरे पंजाब के ख़ानदानों को, हर ख़ानदान को ये कार्ड मुहैया कर दे। जैसे कि अभी देखते हैं कि हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि ये कार्ड हम अप्लाई करते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि एक ख़ास मखसूस कोटे को ये कार्ड अभी मिल रहा है, जो कि विद टाइम इम्प्रूव होता जाएगा और पंजाब के अंदर आगे चलती चली जाएगी। बाकी इसके अलावा बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट में, जो मैं जो 4 चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट में समझता हूँ, एक सेहत समझता हूँ, एक एजुकेशन समझता हूँ, एक उसके बाद मकान जो हमारे लोगों का सबसे बड़ा मसला है, इसके अलावा जो जॉब है, नौकरियाँ हैं। तो नौकरियों के बारे में जैसे फैसलाबाद में आपने देखा, वो खुद ब खुद, अब कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन यहाँ पे नुमान मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि हुकूमत शायद गवर्नमेंट की, जो हुकूमत ने कहा आपको कि 1 करोड़ नौकरियाँ देगी, वो गवर्नमेंट की नौकरियाँ देगी। वो गवर्नमेंट की नौकरियाँ नहीं है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में या और दूसरी आपके इतने रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर देगी। जैसे चाइना ने 30 सालों के अंदर 70 करोड़ लोगों को बेरोज़गारी से निकाला है, गुर्बत से निकाला है। खान साहब का मतलब यही था कि गुर्बत से निकालना। लोगों ने शायद समझ लिया कि गवर्नमेंट की जॉब्स और नौकरियां, वहाँ आपके कारोबार के ज़राए बढ़ जाएंगे, आपकी आमदन इंक्रीज़ हो जाएगी। ये मकसद है खान साहब का, जिसको लोग नेगेटिव ले रहे हैं और जो हो भी रहा है। फैसलाबाद में 2 लाख के करीब जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस हुई नई। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर देखें आप, किसानों की जेबों में 100 अरब रुपये एक्स्ट्रा इस दफ़ा गया है, जो कि पहले नहीं गया था, जिसकी वजह से क्रॉप्स आपकी नीचे जा रही थी। इसके अलावा आप देखें आर्किटेक्चर साइड पे आप देखें, उसकी आपने देखा होगा सीमेंट की पैदावार में, उसकी सेल में इतना इजाफा हुआ है। सीमेंट के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, जैसे नुमान ने खुद शेयर में भी इनका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। तो भी राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और क्या कहते हैं, बेवा के लिए आप देखा होगा, उसके लिए वो एक इनकम जनरेट किया, और स्टूडेंट्स के लिए वो स्कॉलरशिप वगैरह का अनाउंसमेंट किया। इसका एक पोर्टल भी आप देख सकते हैं। 4 चीज़ें हैं, 4 सेक्टर हैं, जिसके बाद हम बात करते हैं गवर्नेंस की बात करते हैं। तो हुकूमत ने जैसे अपने अखराजात कम किए हैं, ऑस्टेरिटी की कैंपेन चलाई है। इसके अलावा बात करते हैं तो माफियाज़ को हाथ डाला है। हर एक चीज़ में एक माफिया बना हुआ है, एक माफिया के अंडर चल रही थी। उसकी वजह माफिया आता है लॉ एंड ऑर्डर की कमी की वजह से। ये हुकूमत चीज़ें इंप्रूव कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर लाने की कोशिश कर रही है, माफिया को हाथ डाल रही है। वो लोग वो चेहरे हमने अदालतों में आते देखे हैं, वो चेहरे हमने जेलों में जाते देखे हैं, जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आ सकते। जो बाद में पहले इलेक्शन से पहले बातें करते थे, लेकिन बाद में इलेक्शन के बाद कंप्रोमाइज़ करते थे, वो चेहरे हमने अदालतों में जाते नैब के चक्कर लगाते देखे। आप थोड़े बहुत पैसे दें और आपका लाइसेंस बन जाएगा। अब आप वहाँ पर जाकर देखें, प्रॉपर एक आपको प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है, फिर जाके आपका लाइसेंस बनता है। अगर आप मेरिट पे उतरते हैं तो आपका लाइसेंस बनता है, वैसे नहीं बनता लाइसेंस इस तरह से। और ये छोटे लेवल की करप्शन जो कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, या इसके अलावा और ये वो चीज़ें हैं जो हम खुद देख रहे हैं इम्प्रूव हो रही हैं। ये सिस्टम एक दिन में, मैं अनुमान ऐड करना चाहूँगा, ये सिस्टम एक दिन में कभी इम्प्रूव नहीं होता, ना एक दिन में कभी बिगड़ता है। ये इसको बिगड़ते हुए 30 साल लगे हैं, 70 साल से। जैसे मैं वीडियो देख रहा था कि अलिफ नून एक ड्रामा बहुत पुराना लगता था, उसके अंदर बात 70 साल 1970s की वो प्ले था। उसके अंदर उस वक्त भी बात कर रहे थे कि ये जो माफियाज़ हैं, चीनी स्टोर करना या दूसरी चीज़ें स्टोर कर लेना, दालें स्टोर कर लेना, वो सारा कुछ स्टोर करने का उस वक्त भी प्रोसेस ये चल रहा था, जो कि आज भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये 70 साल हो गए इन चीज़ों को ऐसे चल रहे हैं, इन पर किसी ने हाथ नहीं डाला, क्योंकि उनका अपना वोट सिस्टम डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उनको वोट इस चीज़ वजह से मिलता है। ये पहला शख्स आया है जिसने इस तरह का ये स्टेप लिया है, माफिया को हाथ डाला है। हर माफिया वो तंग है। बाकी इसके अलावा हम बात करते हैं फॉरेन रिलेशंस की। तो फॉरेन रिलेशंस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने देखा है कि जी अभी ये क्या कहते हैं, अमेरिका ने हवाई अड्डों के बारे में पाकिस्तान से मदद ली थी, लेकिन इमरान खान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको ना कर दी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब ये पाकिस्तान, जो कि पहले आपने देखी होगी यहाँ पे दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, इस तरह ये दहशतगर्दी का गढ़ ना बने। फॉरेन रिलेशन में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें आती हैं फॉरेन रिलेशन में, एक आपका दोस्त कौन है और एक आपका दुश्मन कौन है। आपकी ट्रीटमेंट आपके दोस्त के साथ और आपकी ट्रीटमेंट आपके दुश्मन के साथ डिफाइन होनी चाहिए। जैसे नून लीग के दौर में पहले 4 साल के अंदर बिल्कुल भी कोई फॉरेन मिनिस्टर रहा ही नहीं था, सिरे से था ही नहीं। पीपल पार्टी के दौर में तो फॉरेन मिनिस्टर था, नून लीग के दौर में फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, जिसकी वजह से हमारे ईरान से ताल्लुकात, अफगानिस्तान से ताल्लुकात और इसके अलावा मिडल ईस्ट से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे। 2 हमारे दौरे
हो रहे थे, दौरे हो रहे थे, लेकिन उनसे आउटपुट नहीं आ रहा था। फॉरेन रिलेशंस को तब तक नहीं आप मान सकते जब तक आउटपुट ना आ रहा हो। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी दफ़ा जाके, जरदारी साहब ने बड़ी दफ़ा जाके ट्रेड मांगी कि हमें एड ना दें, हमें ट्रेड दें, लेकिन किसी ने हमें ट्रेड नहीं दी क्योंकि हमारी अपनी वर्थ नहीं थी। इस वजह से अब रिलेशन हमारा डिफरेंट लेवल पर है। जैसे मोहम्मद बिन सलमान से या किंग फैसल से, आप इनको देखेंगे, आज तुर्की से पाकिस्तान का रिलेशन, चाइना से पाकिस्तान का रिलेशन, ईरान से पाकिस्तान का रिलेशन, या हमारा अफगानिस्तान से पाकिस्तान का रिलेशन बहुत बेहतर हद तक है। देखें, दुश्मनों की बात करते हैं तो दुश्मनों में इसराइल देख लें या इंडिया देख लें। इंडिया हमारे राइवल्स में आता है या इसराइल हमारे राइवल्स में आता है। फ़र्क किसका? आइडियोलॉजी का है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इंडिया और इजराइल की आइडियोलॉजी में बड़ा फ़र्क है। हमारी आइडियोलॉजी में इनकी आइडियोलॉजी में बड़ा फ़र्क है। जैसे आप पहली दफ़ा हमने देखा है कि इंडिया के साथ हमने, जब उसने हम पर हमला किया, जब उसने हम पर अटैक किया, जब अपना आप दिखाने की कोशिश की, तो हमने उसे जवाब दिया, अभिनंदन के तौर पर जवाब दिया। इंडिया को पता लगा पहली दफ़ा कि हम भी कुछ हैं, कि हम वो, वरना वो हमें, पाकिस्तान को मैं समझता हूँ बांग्लादेश, नेपाल और बर्मा जैसे ममालिक समझता था, हर दफ़ा आंखें दिखाता था कि जैसे ये भी वही ममालिक है। लेकिन पाकिस्तान ने पहली दफ़ा उसे रिस्पॉन्स दिया और बताया है कि जी पाकिस्तान भी कोई मुल्क है, हम भी कोई मुल्क है, हमारी आर्मी, हमारी मतलब कि हमारी कोई अपनी कोई वर्थ है दुनिया के अंदर, हमें ईजी ना लिया जाए। इसके अलावा आप इसराइल को देखें, इसराइल के साथ जिस तरह का स्टांस इमरान खान ने रखा है, इस गवर्नमेंट ने रखा है, उस तरह का स्टांस हमें पहले नहीं नज़र आता। आप तो कश्मीर के मामले में देख सकते हैं कि इमरान खान ने कैसे अपनी वॉइस बुलंद की, फ़लस्तीन के मामले में देख सकते हैं।